नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज अमेरिका में दिसंबर से अब तक तूफान का 12वीं बार अटैक हो गया। यूक्रेन युद्ध में रूस ने तुर्की के घातक ड्रोन को निशाना बनाया। सीरिया में 15 दिन के अंदर दूसरी बार इजरायल ने एयर स्ट्राइक कर दी और पंजाब पुलिस ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से, वहां फिर बर्फीला तूफान आ गया है और इस बार भी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य निशाना बना है। दिसंबर से कैलिफोर्निया में एक के बाद एक लगातार तूफान आ रहे हैं और यह 12वीं बार है जब वहां फिर तूफान आ गया है। वहां जबरदस्त रफ्तार के साथ हवा चल रही है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। करीब 2 करोड़ लोगों की जान खतरे में और कैलिफोर्निया के लगभग 2.5 लाख घरों और दुकानों की बिजली कट गई है। एक दिन पहले दुनिया की नामी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाने वाली कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेपर थे, एग्जाम थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस की भी बत्ती गुल हो गई। मजबूरी में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अमेरिका में हो रहा है ये, यानी बर्फीले तूफान ने अमेरिका का दम निकाल कर रख दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में अब वसंत का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन वसंत के दूसरे ही दिन कैलिफोर्निया में अचानक तूफान आ धमका, जिसके लिए लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। ऊपर से तूफान भी कोई मामूली नहीं बल्कि इतना खतरनाक कि अमेरिका के मौसम विभाग ने उसे बॉम्ब साइक्लोन का नाम दे दिया। बॉम्ब साइक्लोन, जब नाम ही इतना डरावना है तो तूफान ने अपना असली रंग तो दिखाना ही था। कैलिफोर्निया में इतनी भयंकर बारिश हुई कि वहां के कई इलाकों में बाढ़ ही आ गई। ऐसा लगा जैसे नदी अपना रास्ता भूलकर रिहायशी इलाके में घुस गई हो। सामने आई तस्वीरों में सड़कें समंदर बनी दिखी और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी नजर आईं। भारी बारिश के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़े हवाएं भी चल पड़ी। फिर तो बड़े बड़े पेड़ तक नहीं टिक पाए, वो उखड़कर सड़क पर जा गिरे और अपने साथ बिजली की तारों को भी ले डूबे, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के 2.5 लाख घरों और दुकानों की बिजली चली गई। लगभग पूरे कैलिफोर्निया की हालत खराब है। दक्षिण में मेक्सिको के बॉर्डर से ऊपर लॉस एंजलिस शहर होते हुए सैन फ्रांसिस्को तक लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर के किनारे है और प्रशांत महासागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से वहां तूफान बना। जितना कम दबाव होता है तूफान उतना ही ताकतवर होता है और इस तूफान का प्रेशर तो इतनी तेजी से गिरा कि अमेरिका के मौसम विभाग ने इसे बॉम्ब साइक्लोन कह दिया। बॉम्ब साइक्लोन, जबकि पिछले 3 साल से कैलिफोर्निया में सूखा पड़ रहा था, जंगलों में भयानक आग लग रही थी। 6 महीने पहले तक कैलिफोर्निया गर्मी झेल रहा था, लेकिन अब कैलिफोर्निया में बर्फ और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार तो जितना अनुमान था तूफान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकला और खेत खलिहान, मकान, सड़कें, गाड़ियां सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस गया। डराने वाली बात यह कि अमेरिका के मौसम विभाग ने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि वो अपने घरों से न निकलें और घर में खिड़कियों के पास गलती से भी न खड़े हों, क्योंकि तूफान की वजह से चलने वाली तेज हवाएं खिड़कियों के कांच का कचूमर निकाल सकती हैं। और अभी तो बस बारिश और हवा ने ही ट्रेलर दिखाया है। आगे इतनी बर्फबारी की आशंका जताई गई है कि आंकड़ा कुछ इंच में नहीं मापा जाएगा, बल्कि बर्फ का ढेर कई फीट तक पहुंचेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीरिया से। इजरायल की सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला बोल दिया। पिछले 15 दिन में यह दूसरी बार है जब इजरायल ने अलेप्पो एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के लड़ाकू विमानों ने भूमध्य सागर के ऊपर से एयरपोर्ट पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल सकी है कि इजरायल के इस हमले में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल की इस एयर स्ट्राइक से अलेप्पो एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि इस हवाई हमले के बारे में इजरायल की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस हमले से पूरा अलेप्पो शहर दहल गया। लड़ाकू विमानों से किए गए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त अलेप्पो एयरपोर्ट पर मिसाइलों के गिरने के बाद वहां कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से वहां तेज रोशनी के साथ आग का बवंडर उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि भूमध्य सागर के ऊपर उड़ान भरते हुए इजरायल के लड़ाकू विमानों ने अलेप्पो एयरपोर्ट को निशाना बनाया। टारगेट को तबाह करने के लिए इजरायली फाइटर जेट ने एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाई, जिनमें एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजरायल ने सीरिया के अलेप्पो शहर पर धावा बोला है। इससे पहले 8 मार्च को भी इजरायल ने अलेप्पो में मौजूद एक रिहायशी इमारत को अपनी मिसाइल से तबाह कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इजरायल ने जिस इमारत को निशाना बनाया था उसमें चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कई लड़ाके रह रहे थे, जिसकी भनक लगते ही इजरायल की सेना ने उन पर धावा बोल दिया था।
इसराइल की उस एयर स्ट्राइक की वजह से एलेपो एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा था। इसराइल का आरोप है कि भूकंप प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने की आड़ में ईरान सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लिए हथियार जमा करने में जुटा है और इसीलिए इसराइल ने एक बार फिर सीरिया में घुसकर एलेपो एयरपोर्ट पर मिसाइलें बरसा दी। इधर दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई और इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी दिल्ली था। एक दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुछ क्षेत्र था और रिक्टर स्केल पर वो उसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। उधर खबर है कि नेटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर 2 महीने के अंदर जंग खत्म कराने का प्लान बना लिया। जर्मनी के बिल्ड नाम के एक अखबार ने खबर छापी कि एक नेटो अधिकारी ने उसे बताया है कि 2 महीने बाद मई में यूक्रेन रूस से बहुत बड़ा बदला लेने वाला है। जिसके बाद दावा है कि यूक्रेन में जो पिछले 1 साल 1 महीने से नहीं हुआ वो अगले 2 महीने में हो जाएगा। जर्मनी के अखबार ने नेटो के अधिकारी के हवाले से जो लिखा उससे साफ है कि नेटो ने यूक्रेन के युद्ध को अगले 2 महीनों में आर या पार लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि प्लान यह है कि मई में यूक्रेन अपने यहाँ लुहांस्क और जापोरिजिया में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला करेगा। ये दोनों वो प्रांत हैं जहाँ के बड़े हिस्से पर रूस की सेना ने कब्जा किया हुआ है। अब यूक्रेन के लिए अपने दम पर लुहांस्क और जापोरिजिया में रूस से लड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए खबर है कि नेटो उसे हथियार से लेकर ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी तक जो उसे जरूरत होगी सब देगा। और अगर ऐसा हो गया तो रूस वर्सेस यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ जाएगा, क्योंकि इस प्लान के जरिए नेटो की कोशिश पुतिन से क्राइमिया छीनने की है। और क्राइमिया पुतिन की नाक। क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिसे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, वाकई किसी भी हद तक। जिस जापोरिजिया पर यूक्रेन के हमले का प्लान है उससे क्राइमिया ज्यादा दूर नहीं, वो उसके दक्षिण में ही है। वैसे तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रूस ने 2014 में ही उस पर हमला करके उसे रूस का इलाका घोषित कर दिया था। यानी पुतिन के लिए क्राइमिया रूस का है। इसी वजह से वो एक नहीं बल्कि 1000 बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच भी आई तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका और नेटो तक उनके वार से करहा उठेंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की। पोस्टर छापने, लगाने और गाड़ी से अलग अलग इलाकों में भेजने वालों पर भी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कुछ पोस्टर भी जब्त किए। बताया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर दिल्ली के नारायणा इलाके में छपवाए गए थे, जिसके मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने तुर्की के घातक ड्रोन को उसी तरह निशाना बनाया जैसे उसने हाल ही में अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन से जंग की तैयारी कर रहे थे। तभी रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमान ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हमला किस इलाके में हुआ, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के हमले में तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। खबर है कि हमले के वक्त यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इसी बीच रूस का एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान इस ड्रोन के नजदीक पहुंच गया और जिस तरह हाल ही में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया गया था, उसी तरह उसे भी उड़ाने की कोशिश की गई। उधर बिहार में मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी, जिसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते में हर महीने 30 से 35 हजार रुपए की बढ़ोतरी तय हुई। इस इजाफे के बाद अब बिहार में मंत्रियों का वेतन और भत्ता करीब 2,70,000 प्रति महीना हो जाएगा। इससे पहले विधायकों और पार्षदों के वेतन और भत्ते बढ़ाए गए थे। इस बीच इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल अमीर अबीवी ने यह दावा किया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू 3 महीने के अंदर उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। अमेरिका भी यह दावा कर चुका है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही होगा। इसीलिए इजराइल ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। कई बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल दागकर उड़ाने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे इजराइल और बौखलाया हुआ है। इस बीच इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल अमीर अबीवी ने दावा किया कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो बेंजामिन नेतन्याहू 3 महीने के अंदर उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ईरान पर नकेल कसने में बाइडेन पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इसी वजह से इजराइल को ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अब ईरान को नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है।
पिछले हफ्ते भी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने यूरोप दौरे के दौरान यह ऐलान किया था कि इजरायल अकेले ही ईरान को सबक सिखा सकता है। उन्होंने साफ कहा था कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही ईरान से क्यों न भिड़ना पड़े। मतलब इजरायल ने दो टूक कह दिया कि ईरान से जंग लड़ने के लिए उसे यूरोप की जरूरत नहीं है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के कुछ सांसदों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर इजरायल को ताकतवर हथियार देने की अपील की है ताकि वो उनके दम पर ईरान का खेल खत्म कर सके। इधर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी सफलता मिली। निशानेबाज सरबजीत सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया और उन्होंने ये स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में अजरबैजान के रुस्लान लुनेव को 16-0 से हराकर हासिल किया। वहीं भारत के ही वरुण तोमर को कांस्य पदक मिला। उधर रूस के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने का विरोध किया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने वाला फैसला बताया और ब्रिटेन को चेतावनी दी कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। क्योंकि रूस का कहना है कि ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने से अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर होगा, क्योंकि यूरेनियम वो तत्व है जो रेडियो एक्टिव है और परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का आरोप लगा दिया। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने इस बात पर ब्रिटेन को चेतावनी भी दे डाली। гегемонами хотят эту гегемонию всеми силами। हालांकि पुतिन ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद दे रहा है, जिनका इस्तेमाल वो चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में करता है। ब्रिटेन दावा करता है कि उसके ये टैंक दुश्मन के आगे कभी भी फेल नहीं हुए और उसके चैलेंजर 2 बैटल टैंक रूस के टैंकों से कई गुना ज्यादा हैं। यूक्रेन से पहले ब्रिटेन ये टैंक ओमान को भी दे चुका है और उसके इसी टैंक में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ये होता तो यूरेनियम ही है, लेकिन परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से कम रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कम खतरनाक होता है। लेकिन कई मिसाइलों में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और ब्रिटेन भी चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में यूरेनियम के इस टाइप का इस्तेमाल करता है, जिसका रूस ने विरोध किया। पुतिन ने खुद कहा कि ब्रिटेन की यह हरकत रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि ब्रिटेन का कहना है कि वो जिस तरह के यूरेनियम वाला गोला बारूद यूक्रेन को देगा उसका परमाणु हथियार से कोई लेना देना नहीं है। रूस के बयान का ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि डिप्लीटेड यूरेनियम एक अलग तरह का तत्व है जिसका परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं है और रूस जानबूझकर तिल का ताड़ बना रहा है, जबकि वो ये जानता है कि ब्रिटेन के टैंकों में डिप्लीटेड यूरेनियम का कई दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम का बचा खुचा हिस्सा होता है जो ठोस अवस्था में मिलता है और टैंक से दागे जाने वाले गोलों के किनारे पर लगाया जाता है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक जेल में रहना होगा। अदालत में सुनवाई के दौरान आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने उनकी हिरासत नहीं मांगी, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 17 मार्च को दी गई 5 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया था। उधर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी की खबरों के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई। न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर के नीचे पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी, जिसके बाद पुलिस को डर था कि उनके बुलाने पर हजारों की तादाद में पहुंचे लोग हंगामा कर सकते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस की गाड़ियां और कई जवान नजर आए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2006 में यौन शोषण के अलावा एक महिला को चोरी छिपे पैसे देकर उसका मुंह बंद कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें डर सताने लगा कि आने वाले चुनाव से पहले सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव हारने के डर की वजह से उन्हें पहले ही जेल में बंद करना चाहती है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास नवरात्र पर शारदा मंदिर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और उद्घाटन के बाद इस मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। वो एक नए युग की शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस को हथियारों की सप्लाई करने पर नेटो चीन पर भड़क गया। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही चीन रूस के साथ खड़ा है और आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि दुनिया की नजरों से छिपाकर उसने रूस को अपने कई खतरनाक हथियार दिए, जिनकी मदद से पुतिन के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन अब तक $12 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ के तो सिर्फ ड्रोन ही रूस को दे चुका है। इसके अलावा उसने अपनी कई घातक मिसाइलें भी पुतिन की सेना को दी हैं। हालांकि नेटो के महासचिव का कहना है कि इस बात के अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन नेटो को लगता है कि पुतिन की अपील पर शी जिनपिंग ने उनकी मदद जरूर की है, क्योंकि रूस की तरह चीन की भी दुश्मनी अमेरिका समेत यूरोप के देशों से है।
और ताइवान के मुद्दे पर तो चीन अमेरिका से लड़ने के लिए भी तैयार बैठा है। यही नहीं, मौजूदा वक्त में उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इसी को देखते हुए नेटो ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई न करे, क्योंकि ऐसा करना युद्ध को और भड़काने जैसा होगा, जिसकी जिम्मेदारी चीन पर होगी। हालांकि चीन के तेवरों से यह साफ लगता है कि वो नेटो के दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक तो नेटो ये अनुमान लगा रहा था कि शी जिनपिंग ने पुतिन की मदद की होगी, जबकि चीन के राष्ट्रपति ने रूस का दौरा कर दुनिया को यह दिखा दिया कि जंग की इस घड़ी में वो पुतिन के साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर संभव मदद भी करेंगे। उधर रूस और चीन ने नेटो के खिलाफ नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। यह फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मुलाकात के दौरान लिया गया, जिसके तहत चीन और रूस साथ मिलकर नेटो की बढ़ती ताकत का मुकाबला करेंगे। यानी उनका मकसद नेटो के विस्तार को रोकना है ताकि उन पर कोई खतरा न मंडरा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद भी ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी। जिसके बाद पुतिन की सेना ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह जंग जारी है। हालांकि 30 देशों के इस संगठन में शामिल होने का सपना देखने वाला यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि स्वीडन और फिनलैंड भी इससे जुड़ना चाहते हैं। इसी वजह से ये दोनों देश भी यूक्रेन की ही तरह पुतिन के निशाने पर हैं और वो कई बार उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं। क्योंकि नेटो में शामिल होने का मतलब यह है कि अगर रूस ने किसी एक सदस्य देश पर हमला किया तो इस संगठन के सभी दूसरे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, जिसे देखते हुए चीन ने अब रूस का साथ देने का फैसला कर लिया। यानी चीन भी उन देशों को अपने घातक हथियारों की ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करेगा जो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि ये संगठन और मजबूत न हो सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन और रूस की ये कोशिश नेटो से ज्यादा अमेरिका को रोकने की है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका इन दोनों देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो यूक्रेन का साथ देकर रूस की आंखों में चुभ रहा है, तो ताइवान के साथ खड़े होने पर उसे चीन से चुनौती मिल रही है। इसी वजह से चीन और रूस नेटो के बहाने अमेरिका को कमजोर करने की फिराक में है, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका ही इस संगठन का अगुवा है और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी उसी के इशारे पर काम करते हैं। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6G पर विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। पिछले साल ही उन्होंने 5G लॉन्च किया था और उसके 5 महीने बाद सरकार 6G की तैयारियों में जुट गई और इसका विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने 6G विजन डॉक्यूमेंट के साथ संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस बीच भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर पाकिस्तान को SCO की एक बैठक से आउट कर दिया। भारत इस समय SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसने SCO में शामिल देशों की सेनाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाकर भारत को गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि वो SCO की बैठक में शामिल ही नहीं हो पाया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक बोल दिया है कि अगर उसने नक्शा नहीं सुधारा तो वो SCO की बैठक में शामिल नहीं हो सकता। और हुआ भी वही, क्योंकि पाकिस्तान SCO की बैठक का हिस्सा नहीं बन पाया, या यूं कहें कि भारत ने उसे इस बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे को ठीक नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो SCO की एक अहम बैठक से बाहर हो गया। वैसे पाकिस्तान ने यह हरकत पहली बार नहीं की, वो इससे पहले भी SCO की एक बैठक के दौरान गलत नक्शा दिखा चुका है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका खमियाजा उसे दुनिया के सामने बेइज्जत होकर चुकाना पड़ा। SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश शामिल हैं, जिनमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो मिलकर यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से में काम करते हैं। यही नहीं, इसे नेटो की टक्कर का संगठन माना जाता है और इस बार इस ताकतवर संगठन की अध्यक्षता भारत के पास है, जहां सेना के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान पर रिसर्च करने वाली संस्था ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें SCO में शामिल देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारत की ओर से पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक से ठीक पहले ऐसी हरकत कर दी जिससे भारत का पारा चढ़ गया और पाकिस्तान SCO की बैठक से आउट हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने यह तक दावा किया कि भारत ने उसे भेजा निमंत्रण ही वापस ले लिया। यानी पाकिस्तान की फिर थू-थू हुई, लेकिन पाकिस्तान अपमान के बावजूद झूठ फैलाने से बाज नहीं आया, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि भारत ने SCO की अध्यक्षता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि बार बार बेइज्जत होकर भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही। जबकि पाकिस्तान के ही कई लोग अपनी सरकार को समझा कर थक चुके हैं। वहां के रक्षा विशेषज्ञ सैयद शहबाज जैदी ने शहबाज सरकार को एक बार फिर आईना दिखाया।
और उसे समझाया कि वो कश्मीर मुद्दे पर हथियार डाल दे और मान ले कि कश्मीर मुद्दे पर उसका प्रोपेगेंडा काम नहीं करने वाला। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सैयद शब्बार ज़ैदी ने इस मुद्दे पर एक नहीं कई ट्वीट किए और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कश्मीर में होने वाले निवेश का भी जिक्र किया और लिखा कि भारत बहुत जल्द कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बना देगा। मतलब पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे इस बात को मानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उनका झूठ कभी भी सच नहीं हो सकता। इसलिए वहां की सरकार को हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि इस मामले में भारत का पलड़ा भारी है, वरना वो जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाते ही पाकिस्तान को एससीओ की बैठक से धक्के मारकर बाहर नहीं कर देता। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा भीषण हो गया। मैक्रों सरकार के इस बिल को पास कराने के बाद वहां अलग अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये बिल कानून न बन सके, और इसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। लगातार उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब से वहां की संसद में इस बिल को पास किया गया है, तब से राजधानी पेरिस के साथ साथ करीब 200 शहरों में हालात बद से बदतर हो गए। प्रदर्शनकारियों की लगातार पुलिस से झड़प बढ़ती ही जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पुलिस भी लाख कोशिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों को शांत नहीं करवा पा रही। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लगातार सख्ती बरतते हुए उन्हें गिरफ्तार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूट रहा और वो हर हाल में पेंशन सुधार बिल को वापस होते देखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें मैक्रों सरकार को मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। उन्होंने पेरिस में कई जगहों पर आगजनी की। असल में फ्रांस की सरकार ने जिस बिल को पास किया है, उसके कानून बनते ही वहां रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 62 से 64 साल हो जाएगी, जबकि पूरी पेंशन लेने के लिए लोगों को 43 साल काम करना ही होगा। यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर इस बिल की वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग और फार्मा शेयरों में रही और एक दिन पहले की तेजी सुबह बाजार खुलने पर भी बरकरार रही। हालांकि इसके बाद पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 140 अंक उछलकर 58,214 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 44 अंक उछलकर 17,142 पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बर्की की मौत हो गई। पाकिस्तान के मुताबिक ब्रिगेडियर बर्की वजीरिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल थे। क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का ये इलाका आतंकी संगठन TTP का गढ़ है, इसीलिए पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में आतंकी संगठन TTP के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी दौरान दक्षिण वजीरिस्तान के एक इलाके में TTP के आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हो गई, जिसकी अगुवाई ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बर्की कर रहे थे। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। तभी आतंकियों ने मुस्तफा कमाल बर्की की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 7 जवान भी घायल हुए, जबकि 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेशावर की मस्जिद को उड़ाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 आत्मघाती हमलावर तैयार थे। 30 जनवरी को आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और अब न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पेशावर की मस्जिद को उड़ाने के लिए आतंकी संगठन TTP ने एक नहीं बल्कि 2 आत्मघाती हमलावर तैयार कर रखे थे, ताकि अगर एक हमले से पहले पकड़ा भी जाए तो दूसरा हमलावर मस्जिद में घुसकर वहां धमाका कर सके। न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के सुरक्षा बल की तरफ से जारी की गई दूसरे आत्मघाती हमलावर की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मौजूद है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP से जुड़े इस आतंकी का नाम इम्तियाज है और उसे अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। और इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार को एक फैसला लेना पड़ा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब अफगानिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पुलिस स्टेशन में जानकारी देनी होगी, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। पाकिस्तान का कहना है कि आतंकी इम्तियाज अफगानिस्तान का रहने वाला है और उसके 2 और भाई भी आत्मघाती हमलावर रह चुके हैं, जबकि तालिबान ने 2 टूक कह दिया कि पाकिस्तान की तरह वो अपनी जमीन पर आतंकी नहीं पालते हैं। तालिबान का आरोप है कि आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ठिकाने पाकिस्तान में है और शहबाज शरीफ के इशारे पर ISKP अफगानिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। तालिबान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान ISKP को आर्थिक मदद भी दे रहा है। सबूत के तौर पर तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ISKP के ठिकाने पर हुई छापेमारी में वहां से अमेरिकी डॉलर और दूसरे दस्तावेज मिले, जिनके आधार पर तालिबान ने यह आरोप लगाया कि आतंकी संगठन ISKP को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार शह दे रही है। ISKP को न सिर्फ आर्थिक मदद दी जा रही है, बल्कि पाकिस्तान में ही इस आतंकी संगठन के कई ठिकाने भी मौजूद हैं।
जहां से उसके आतंकी अफगानिस्तान में घुसकर हमले को अंजाम देते हैं। असल में पाकिस्तान आतंकी संगठन टीटीपी के हमलों से त्रस्त है, जबकि आईएसकेपी अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने में जुटा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी तालिबान के इशारे पर उसके शहरों को निशाना बना रहा है। इसी तरह तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान के कहने पर आईएसकेपी के आतंकी अफगानिस्तान में उसके लड़ाकों और विदेशी नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के बनाए आतंकी संगठनों से परेशान हैं और एक दूसरे की पोल खोलने में जुटे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के एक दफ्तर में आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाने वाले एक सरकारी अधिकारी पर एक्शन लिया गया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने एसडीओ प्रकाश गौतम को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस में लादेन की फोटो लगा रखी थी। जानकारी के मुताबिक एसडीओ प्रकाश गौतम ने ऐसा करने के पीछे लादेन के बेस्ट इंजीनियर होने की दलील दी थी, जिसके बाद उन्हें पिछले साल जून में सस्पेंड कर जांच बिठाई गई थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उधर नेटो के सदस्य देश हॉलैंड और पोलैंड की वायुसेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई और हवा में दुश्मन को कैसे ढेर किया जाए इसका अभ्यास किया। पोलैंड की वायुसेना के जवानों ने MiG-29 से कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली, तो वहीं हॉलैंड के सैनिकों ने F-35 लड़ाकू विमानों से अपनी ताकत दिखाई। दोनों देशों के जवानों ने आसमान में जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। असल में पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है, इसलिए उसने जेलेंस्की की सेना को लड़ाकू विमान भेजने से पहले खुद उनकी ताकत को परखने का फैसला किया। नेटो के सदस्य देशों के बीच ये युद्धाभ्यास पोलैंड के मालबुक शहर में किया गया। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के सभी दलों की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 6 बजे उनके दिल्ली वाले घर पर हुई, जिसमें शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के उन सभी नेताओं को बुलाया गया जिन्हें ग्रामीण इलाकों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर संदेह है। इस मीटिंग में ईवीएम को लेकर आईटी एक्सपर्ट से भी जानकारी ली जाएगी। उधर पोलैंड की मीडिया ने दावा किया कि यूके पोलैंड को MiG-29 लड़ाकू विमानों की कमी नहीं होने देगा। बताया गया कि वो जल्द पोलैंड को MiG-29 लड़ाकू विमानों की बड़ी मदद भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि पोलैंड कमजोर ना पड़े। असल में पोलैंड ने यूक्रेन को 4 MiG-29 फाइटर जेट देने का ऐलान किया है, जो जल्द ही उसे भेज दिए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पोलैंड से लड़ाकू विमानों की मांग की थी, जिसके बाद उसने ये फैसला लिया। लेकिन लगातार यूक्रेन की मदद करने की वजह से पोलैंड भी कमजोर पड़ सकता है। पोलैंड की मीडिया के मुताबिक इसीलिए यूके पोलैंड को MiG-29 लड़ाकू विमानों की मदद करने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि वो अपनी तरफ से यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद नहीं भेज रहा है, जबकि यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियार और लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है ताकि वो रूस की सेना से मुकाबला कर सके। हालांकि यूके ने भी अब तक यूक्रेन को कई तरह की मदद भेजी है, लेकिन उसने लड़ाकू विमान नहीं दिए हैं। यही नहीं, कई पश्चिमी देश भी जेलेंस्की की सेना को लड़ाकू विमानों की मदद करने से पीछे हटते आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुतिन से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। लेकिन इसके बावजूद नेटो का सदस्य देश पोलैंड यूक्रेन को फाइटर जेट भेजेगा। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड ने यूक्रेन की बहुत मदद की है, इसीलिए पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हट रहा। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ऑनलाइन वेबसाइट से बुक किए गए मोबाइल फोन की जगह पत्थर निकले। कस्टमर के मुताबिक उसने ये मोबाइल फोन अमेजॉन से ऑनलाइन बुक कराया था और जब पार्सल घर आया तो उसे शक हुआ, इसलिए उसने डिलीवरी बॉय के आगे ही पार्सल खुलवाया, जिसमें मोबाइल फोन की जगह पत्थर निकले। ये निकला। कस्टमर की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच कराने की गुहार लगाई। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई साल से एक भी सीरीज नहीं हुई है, पर जब जब आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ है, इसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा है। इसलिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी से दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच कराने की मंजूरी देने की अपील की। अफरीदी ने ये बात कतर के दोहा में चल रही लेजेंड्स लीग का खिताब जीतने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। इस दौरान अफरीदी ने बीसीसीआई को यह नसीहत भी दी कि दुनिया के सबसे मजबूत क्रिकेट बोर्ड होने के नाते आपको बाकी देशों के क्रिकेट बोर्ड से अच्छे संबंध रखने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि अगर भारतीय टीम मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जाती है तो वो भारत के खिलाड़ियों को सर आंखों पर रखते हुए उन्हें पूरी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ताकि दुनिया भर के दर्शक क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली भिड़ंत के मजे ले सकें। इधर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तान सीमा के पास सरहद पार से ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद सांबा में सुरक्षा सख्त कर दी गई। पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने बड़े पैमाने पर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान जगह जगह पर नाकेबंदी कर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने जापोरिजिया में कई रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका एक वीडियो भी जारी किया।
जिसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा धमाका जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही मिसाइल उस इमारत से टकराई उसने आग पकड़ ली, जिसके बाद चारों तरफ आग की लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। इस दौरान कई लोग जान बचाने के लिए उस इमारत से बाहर निकल आए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना इसी तरह से जापोरिजिया में आम लोगों पर मिसाइलें बरसा रही है। बताया गया कि रूस के मिसाइल हमलों में कई लोग घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डॉक्टर की पिटाई के मामले में संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। नोएडा के उस डॉक्टर ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया और करौली बाबा पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ जो करौली बाबा के आश्रम का बताया गया। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर उसे धकेलते नजर आए। इस पागल को निकालो, चल बाहर पागल नहीं। जिस आदमी के साथ धक्का मुक्की की गई वो नोएडा के सिद्धार्थ चौधरी नाम के डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि ये वीडियो पिछले महीने की 22 तारीख का है, जब वो अपने माता पिता के साथ करौली बाबा के आश्रम पहुंचे। डॉक्टर सिद्धार्थ के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाबा के वीडियो देखने के बाद ही वो वहां गए। लेकिन आरोप है कि आश्रम में बाबा ने कई बार चमत्कार दिखाने की कोशिश की और जब डॉक्टर ने हर बार चमत्कार की बात से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में आ गए। भद्दी गाली गलौज की और उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया अपने गुंडों की तरफ कि इसको बाहर निकालो। आरोप है कि इसके बाद आश्रम के सुरक्षा कर्मियों ने डॉक्टर सिद्धार्थ की लात घूंसों से पिटाई की और उन पर लोहे की रॉड से वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, इल्जाम है कि डॉक्टर का बचाव करने के दौरान उनके माता पिता पर भी डंडों से हमला किया गया। प्रकाश आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि किसान नेता से करौली बाबा बने संतोष सिंह भदौरिया मंत्रों और झाड़ फूंक से लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को सीएम आवास को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गुजरात के सूरत से धर दबोचा। अंकित कुमार नाम के आरोपी को गुजरात पुलिस की मदद से पकड़ा गया। ये जो अंकित है वो गूगल के माध्यम से काफी के जो नंबर सर्च करता था और उसी नंबर पे वो थ्रेट कॉल कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद अंकित को पुलिस पटना लेकर रवाना हो गई। इस बीच खबर है कि जापान ने चीन को समंदर में बेदम करने का प्लान तैयार कर लिया। दावा है कि जापान आए दिन उसे धमकाने वाले चीन पर 3 तरफ से वार करने वाला है, ताकि उसे बचाने का मौका ही न मिले। इसमें न सिर्फ हवाई हमला शामिल है बल्कि समंदर के अंदर भी वो चीन को बुरी तरह पछाड़ने की तैयारी कर चुका है। जानकारी के मुताबिक जापान ने चीन को सबक सिखाने के लिए समंदर में अपनी नई पनडुब्बी को उतारा है, जिसका नाम है हुकुगई। डीजल और बैटरी की मदद से चलने वाली ये पनडुब्बी लिथियम आयन बैटरी से लैस है, जिसकी मदद से ये पनडुब्बी पानी के अंदर बाकी पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा देर तक रह सकती है और एक बार गहराई में जाने के बाद अपने आप ही इसका इंजन डीजल के बजाय बैटरी से चलने लगता है, जिसकी वजह से इसके चलने पर जरा भी आवाज नहीं होती और दुश्मन को समंदर के नीचे इतना बड़ा खतरा होने की भनक तक नहीं लगती। इसी खूबी की वजह से इसका नाम हुकुगई रखा गया है, जिसका मतलब है सफेद वेल। दावा है कि जापान अगले कुछ साल में ऐसी कई पनडुब्बियों को अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना बना रहा है, ताकि वो समंदर में आए दिन घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। खबर तो ये भी है कि उसने इन जहाजों को निशाने पर लेने के लिए मिसाइलों की तैनाती भी की है, जिनके टारगेट पर आते ही चीन के जहाजों के परखचे उड़ाए जा सकते हैं। इसके लिए वो अमेरिका के साथ मिलकर पिछले साल से काम कर रहा है। असल में जापान चीन और उत्तर कोरिया की घुसपैठ से लंबे वक्त से परेशान है, क्योंकि आए दिन चीन के जहाज जापान के समुद्री द्वीपों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और इसी समस्या से निपटने के लिए वो अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है, जिसमें खतरनाक पनडुब्बियां और मिसाइलें शामिल हैं। जापान का दावा है कि वो जल्द ही ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप तैयार कर लेगा जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक होगी। इसके लिए उसने पिछले साल $320 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 25 लाख करोड़ का बजट तय किया था, जिससे वो अब चीन पर 3 तरफ से वार करने की योजना बना रहा है। उधर चीन के सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ हुई। वहां के लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों के बीच संतुलन बनाकर रखा, जिससे भारत की साख बढ़ी। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के नाम की गूंज चीन में भी सुनाई देने लगी, क्योंकि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शीना वेबो पर प्रधानमंत्री की खूब तारीफ हुई। शीना वेबो को चीन का ट्विटर भी कहा जाता है, जिस पर वहां के एक पत्रकार मू चुनचैन का एक आर्टिकल शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के देशों के बीच बैलेंस बनाया। मतलब अब चीन में भी भारत के पीएम की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी विदेश नीति की दिल खोलकर तारीफ की। यह खबर ऐसे समय आई जब शी जिनपिंग पुतिन से मिलने रूस गए थे और शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन चीन में भारत के पीएम की चर्चा हुई, वो भी वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शीना वेबो पर,
जिसे चीन के करीब 58 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई ने प्रधानमंत्री को मोदी लाओसियन लिखा। लाओसियन का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो भीड़ से अलग हो और अनोखा हो। यानी चीन में लोग प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं से अलग बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जंग के दौर में पुतिन और पश्चिमी देशों दोनों के बीच तालमेल बनाकर रखा और डंके की चोट पर पुतिन और बाइडेन दोनों के सामने अपनी बात कही। इधर तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पटाखा फैक्ट्री में धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूक्रेन को अब अमेरिका के घातक M1 एब्रम्स टैंकों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि उसने यूक्रेन को एब्रम्स टैंकों की जल्द सप्लाई के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अमेरिकी सेना के बेड़े में शामिल 31 एब्रम्स टैंकों को यूक्रेन के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 2 महीने पहले ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को नए एब्रम्स टैंकों की खेप भेजेंगे। लेकिन बाइडेन के ऐलान के बाद पेंटागन ने यह साफ कर दिया था कि यूक्रेन के लिए टैंक बनाने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा विभाग को ऐसी रणनीति पर विचार करने के लिए कहा जिसके तहत कम वक्त में जेलेंस्की की मदद के लिए टैंकों की खेप भेजी जा सके। और करीब 2 महीने बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने उस रणनीति को दुनिया के सामने रखा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन को जो M1 एब्रम्स टैंक भेजे जाएंगे उनका इस्तेमाल करना जेलेंस्की के सैनिकों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहले अमेरिका ने जिन टैंकों को भेजने का वादा किया था वो बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस होने वाले टैंक थे। लेकिन अब वो टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना पहले से कर रही है। ये टैंक M1A1 एब्रम्स टैंक है, जबकि यूक्रेन को M1A2 एब्रम्स टैंक देने का वादा किया गया था। यानी जो बाइडेन ने जिस दूसरी पीढ़ी के आधुनिक टैंकों का वादा जेलेंस्की से किया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में अमेरिका के जिस घातक हथियार यानी एब्रम्स टैंक का इंतजार यूक्रेन की सेना लंबे वक्त से कर रही थी, उसे इन टैंकों का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी मायूसी हो सकती है। हालांकि अमेरिका के रक्षा विभाग का दावा है कि जो टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे वो भी बिल्कुल आधुनिक टैंकों की तरह ही काम करेंगे। हालांकि पेंटागन ने इस बार भी टैंकों की डिलीवरी का सही वक्त नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन की सेना को पछाड़ने के लिए बहुत जल्द अमेरिका के ये घातक टैंक यूक्रेन युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन टैंकों की बदौलत यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इन टैंकों के अलावा बहुत जल्द यूक्रेन को 8 M88 रिकवरी व्हीकल भी दिए जाएंगे। ये गाड़ियां यूक्रेन के सैनिकों के लिए उस वक्त काम आएंगी जब युद्ध के मैदान में M1 एब्रम्स टैंक कहीं फंस जाएं, क्योंकि ये गाड़ियां उन भारी भरकम टैंकों को आसानी से खींचने की ताकत रखती हैं। 2 महीने पहले तक M1 एब्रम्स टैंकों की डिलीवरी पर अमेरिका का रवैया बिल्कुल ढुलमुल सा था, लेकिन अचानक उसने यूक्रेन को जल्द टैंकों की डिलीवरी का भरोसा दे दिया। ऐसा इसलिए भी किया गया ताकि रूस को यह न लगे कि उसके खिलाफ चल रही जंग में यूक्रेन अकेला पड़ गया। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उनके मुताबिक यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी हथियार कंपनियों की चांदी हो गई है, जिस वजह से अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म ही न हो। आयतुल्लाह अली खामनेई ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका की वजह से ही यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका के हथियारों की डिमांड बढ़ गई और अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों को भी अपने हथियार बेच रहा है, जिससे उसकी मोटी कमाई हो रही है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर का साफ तौर पर मानना है कि यूक्रेन जंग अमेरिका के लिए फायदा कमाने का मौका है, जिसे वो गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए वो जंग खत्म कराने के बजाय जेलेंस्की को और भड़का रहा है ताकि वो रूस के आगे सरेंडर ना करें और दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों की बिक्री इसी तरह जारी रहे। और इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने पुतिन को हथियार देने के पश्चिमी देशों के आरोपों को भी खारिज कर दिया। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान अपने घातक ड्रोन और मिसाइलें देकर रूस की मदद कर रहा है और उसने बड़ी संख्या में रूसी सेना को अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने ईरान की ड्रोन बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। खबर है कि ईरान पर नई पाबंदियों के तहत ड्रोन बनाने में इस्तेमाल जरूरी चीजों के निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है। यानी अमेरिका ने ईरान की ड्रोन कंपनियों को बंद करवाने का प्लान बनाया है ताकि वो रूस की मदद न कर सके। हालांकि अमेरिका और यूरोप के देश पहले भी ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुके हैं। इधर पश्चिम बंगाल के विधाननगर में एक स्कूल के सामने की खराब सड़क के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया और एक एक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद गड्ढों में मछली डालकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ के बाद ब्रिटेन को कड़ा संदेश दिया। वहां 3 दिन पहले कुछ खालिस्तान समर्थकों ने घुसने की कोशिश की थी।
और लंदन के भारतीय उच्चायोग के दफ्तर में मौजूद तिरंगे को हटाकर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था, जिस पर भारत ने वहां पर्याप्त सुरक्षा न होने की शिकायत की थी, लेकिन ब्रिटेन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद भारत ने भी दिल्ली में मौजूद ब्रिटिश उच्चायोग की सुरक्षा में कटौती कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को कम करने का मकसद एक संदेश के तौर पे देखा जा रहा है भारत की तरफ से। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मौजूद ब्रिटेन के उच्चायोग के दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस ने 10 से ज्यादा बैरिकेड लगाए थे, जिन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश उच्चायुक्त के बंगले की सुरक्षा भी घटा दी गई। हालांकि खबर है कि भारत की इस सख्ती के बाद इस मामले में मुख्य आरोपी अवतार सिंह खांडा को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। इधर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से घबराए पाकिस्तान ने अमेरिका से मिला रेडार सिस्टम तैनात कर दिया। ये रेडार सिस्टम भारत और पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है और पाकिस्तान का दावा है कि वो इसकी मदद से न सिर्फ सीमा बल्कि दिल्ली तक नजर रख सकता है। अमेरिका से मिले TPS-77 नाम के रेडार सिस्टम को पाकिस्तान ने सीमा से महज 58 किलोमीटर दूर तैनात किया है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया ये रेडार सिस्टम बहुत कम बिजली पर चलता है, साथ ही इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना काफी आसान है। अमेरिका के मुताबिक इससे 450 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली सीमा के पास तैनात किया है। क्योंकि 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त उसने अपने बनाए रेडार सिस्टमों पर ज्यादा भरोसा जताया था, जो भारतीय विमानों को पकड़ पाने में नाकाम साबित हुए थे। वहीं पिछले साल भारत की तरफ से गलती से चली एक ब्रह्मोस मिसाइल का पता लगाने में भी पाकिस्तान का रेडार सिस्टम फेल हो गया था। उधर मुंबई के दादर में उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी MNS के बीच जंग छिड़ गई। वहां हिंदू नववर्ष के मौके पर लगाए गए पोस्टरों में राज ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बताया गया और MNS के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को शिवसेना दफ्तर के ठीक सामने लगा दिया। महाराष्ट्र की सत्ता की गद्दी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना होगी। हालांकि उद्धव गुट ने दावा किया कि ये सब राज ठाकरे सिर्फ अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। ख्याली पुलाव बनाना तो बहुत आसान है। महाराष्ट्र में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर अभी से छिड़ गई है। इस बीच यूक्रेन ने नीप्रो नदी के पास रूस की सेना के ठिकाने को मोर्टार हमले से तबाह करने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। पहला धमाका एक इमारत के पिछले हिस्से में तब हुआ जब एक आदमी वहां से गुजर रहा था। इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा धमाका इमारत के सामने वाले हिस्से में हुआ। इस धमाके के बाद रूस की सेना के इस ठिकाने पर भगदड़ मच गई, लेकिन जैसे ही कुछ सैनिक भागकर इमारत के अंदर पहुंचे, तभी एक और धमाका हो गया, जिसके बाद गेट के बाहर सड़क पर एक आदमी भागता नजर आया, लेकिन जैसे ही वो सड़क से उतरकर खाली इलाके में जाने लगा, तभी उसके सामने एक और धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। इस वीडियो में 2 सैनिक एक घायल सैनिक को सड़क से उठाकर ले जाते नजर आए। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जिस जगह पर उसकी सेना ने हमले किए वो रूसी सेना का बेस था। इधर हरियाणा के करनाल में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस रिक्शे के परखचे उड़ गए, जबकि कार पलटकर सड़क किनारे जा पहुंची। जानकारी के मुताबिक कार में सवार सभी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। गाड़ी पलटी हुई, चालक दो तीन बैठे उसमें फरार है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें कई हथियार और लाखों रुपए कैश बरामद हुए, जिन्हें गिनने के लिए पुलिस को मशीन तक मंगानी पड़ी। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रयागराज में अतीक अहमद के इस ऑफिस पर प्रशासन का बुलडोजर पहले ही चल चुका है। बताया गया कि किसी को शक न हो, इसीलिए उमेश पाल की हत्या के बाद हथियार और रुपए यहां छिपा कर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक उनकी गिरफ्त में आए अतीक के 2 करीबियों कैस अहमद और सोनू से पूछताछ में इस ठिकाने का पता चला। 5 पिस्टल, 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ट 45 ऑटो ये इनके पास से बरामद हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस केस के फरार शूटरों और मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सके। इस बीच राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक झूला कई फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी झूला ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया, उसमें झूला काफी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झूले में लगी केबल टूट गई और वो तेजी से जमीन पर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र था और रिक्टर स्केल पर वो उसकी तीव्रता 6.6 मापी गई। उधर खबर है कि नेटो ने यूक्रेन के साथ मिलकर 2 महीने के अंदर जंग खत्म कराने का प्लान बना लिया। जर्मनी के बिल्ड नाम के एक अखबार ने खबर छापी कि एक नेटो अधिकारी ने उसे बताया है कि 2 महीने बाद मई में यूक्रेन रूस से बहुत बड़ा बदला लेने वाला है, जिसके बाद दावा है कि यूक्रेन में जो पिछले 1 साल 1 महीने से नहीं हुआ वो अगले 2 महीने में हो जाएगा। जर्मनी के अखबार ने नेटो के अधिकारी के हवाले से जो लिखा उससे साफ है कि नेटो ने यूक्रेन के युद्ध को अगले 2 महीनों में आर या पार लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बताया गया कि प्लान यह है कि मई में यूक्रेन अपने यहाँ लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस की सेना पर जबरदस्त हमला करेगा। ये दोनों वो प्रांत हैं जहाँ के बड़े हिस्से पर रूस की सेना ने कब्जा किया हुआ है। अब यूक्रेन के लिए अपने दम पर लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में रूस से लड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए खबर है कि नेटो उसे हथियार से लेकर ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी तक जो उसे जरूरत होगी सब देगा। और अगर ऐसा हो गया तो रूस वर्सेस यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ जाएगा, क्योंकि इस प्लान के जरिए नेटो की कोशिश पुतिन से क्राइमिया छीनने की है। और क्राइमिया पुतिन की नाक। क्राइमिया जमीन का वो टुकड़ा है जिसे अपनी मुट्ठी में रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, वाकई किसी भी हद तक। जिस ज़पोरिज़िया पर यूक्रेन के हमले का प्लान है उससे क्राइमिया ज्यादा दूर नहीं, वो उसके दक्षिण में ही है। वैसे तो क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन रूस ने 2014 में ही उस पर हमला करके उसे रूस का इलाका घोषित कर दिया था। यानी पुतिन के लिए क्राइमिया रूस का है। इसी वजह से वो एक नहीं बल्कि 1000 बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर आंच भी आई तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका और नेटो तक उनके वार से करहा उठेंगे। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की। पोस्टर छापने, लगाने और गाड़ी से अलग अलग इलाकों में भेजने वालों पर भी दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने एक गाड़ी से कुछ पोस्टर भी जब्त किए। बताया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये पोस्टर दिल्ली के नारायणा इलाके में छपवाए गए थे, जिसके मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने तुर्की के घातक ड्रोन को उसी तरह निशाना बनाया जैसे उसने हाल ही में अमेरिकी ड्रोन को तबाह किया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन के सैनिक तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन से जंग की तैयारी कर रहे थे। तभी रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमान ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यह हमला किस इलाके में हुआ, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के हमले में तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। खबर है कि हमले के वक्त यूक्रेन के सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इसी बीच रूस का एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान इस ड्रोन के नजदीक पहुंच गया और जिस तरह हाल ही में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को निशाना बनाया गया था, उसी तरह उसे भी उड़ाने की कोशिश की गई। उधर बिहार में मंत्रियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी, जिसमें मंत्रियों के वेतन और भत्ते में हर महीने 30 से 35 हजार रुपए की बढ़ोतरी तय हुई। इस इजाफे के बाद अब बिहार में मंत्रियों का वेतन और भत्ता करीब 2,70,000 प्रति महीना हो जाएगा। इससे पहले विधायकों और पार्षदों के वेतन और भत्ते बढ़ाए गए थे। इस बीच इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल अमीर अबीवी ने यह दावा किया कि ईरान को सबक सिखाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू 3 महीने के अंदर उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। अमेरिका भी यह दावा कर चुका है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उसका पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि इजराइल ही होगा। इसीलिए इजराइल ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है। कई बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल दागकर उड़ाने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे इजराइल और बौखलाया हुआ है। इस बीच इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल अमीर अबीवी ने दावा किया कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो बेंजामिन नेतन्याहू 3 महीने के अंदर उसके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि ईरान पर नकेल कसने में बाइडेन पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। इसी वजह से इजराइल को ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अब ईरान को नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसीलिए उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। पिछले हफ्ते भी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने यूरोप दौरे के दौरान यह ऐलान किया था कि इजराइल अकेले ही ईरान को सबक सिखा सकता है। उन्होंने साफ कहा था कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही ईरान से क्यों न भिड़ना पड़े। मतलब इजराइल ने 2 टूक कह दिया कि ईरान से जंग लड़ने के लिए उसे यूरोप की जरूरत नहीं है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के कुछ सांसदों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर इजराइल को ताकतवर हथियार देने की अपील की है, ताकि वो उनके दम पर ईरान का खेल खत्म कर सके।
इधर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को बड़ी सफलता मिली। निशानेबाज सरबजीत सिंह ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया और उन्होंने ये स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में अजरबैजान के रुस्लान लुनेव को 16-0 से हराकर हासिल किया। वहीं भारत के ही वरुण तोमर को कांस्य पदक मिला। उधर रूस के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने का विरोध किया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करने वाला फैसला बताया और ब्रिटेन को चेतावनी दी कि ऐसा करके वो अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा है। क्योंकि रूस का कहना है कि ब्रिटेन के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने से अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर होगा, क्योंकि यूरेनियम वो तत्व है जो रेडियो एक्टिव है और परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होता है। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन को परमाणु हथियार देने का आरोप लगा दिया। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने इस बात पर ब्रिटेन को चेतावनी भी दे डाली। Гегемонами хотят эту гегемонию всеми силами. हालांकि पुतिन ये बात जानते हैं कि ब्रिटेन यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाला गोला बारूद दे रहा है, जिनका इस्तेमाल वो चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में करता है। ब्रिटेन दावा करता है कि उसके ये टैंक दुश्मन के आगे कभी भी फेल नहीं हुए और उसके चैलेंजर 2 बैटल टैंक रूस के टैंकों से कई गुना ज्यादा हैं। यूक्रेन से पहले ब्रिटेन ये टैंक ओमान को भी दे चुका है और उसके इसी टैंक में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ये होता तो यूरेनियम ही है, लेकिन परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से कम रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कम खतरनाक होता है। लेकिन कई मिसाइलों में डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और ब्रिटेन भी चैलेंजर 2 बैटल टैंकों में यूरेनियम के इस टाइप का इस्तेमाल करता है, जिसका रूस ने विरोध किया। पुतिन ने खुद कहा कि ब्रिटेन की ये हरकत रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि ब्रिटेन का कहना है कि वो जिस तरह के यूरेनियम वाला गोला बारूद यूक्रेन को देगा उसका परमाणु हथियार से कोई लेना देना नहीं है। रूस के बयान का ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि डिप्लीटेड यूरेनियम एक अलग तरह का तत्व है जिसका परमाणु हथियारों से कोई लेना देना नहीं है और रूस जानबूझकर तिल का ताड़ बना रहा है, जबकि वो ये जानता है कि ब्रिटेन के टैंकों में डिप्लीटेड यूरेनियम का कई दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम का बचा खुचा हिस्सा होता है जो ठोस अवस्था में मिलता है और टैंक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कीव पर रूस ने ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रात में रूस के 21 ड्रोन कीव पर मंडराए, जिन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन ने जानकारी दी कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। ड्रोन अटैक में कीव के दो बड़ी इमारतें गिर गईं, जिनके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि रात के अंधेरे में आए रूस के आत्मघाती ड्रोन कीव की इमारतों से टकराए और देखते ही देखते वो मलबे के ढेर में बदल गई। ये दावा यूक्रेन ने किया और जानकारी दी कि रूस के आत्मघाती ड्रोन रात में आए और उन्होंने कीव पर अटैक कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस बार भी अटैक शाहिद 136 ड्रोन से हुआ, यानी रूस ने कीव की नींद उड़ाने के लिए फिर से ईरान के आत्मघाती ड्रोन भेजे, जिन्होंने फिर वैसा ही तांडव किया जैसा कुछ महीने पहले कीव में तब हुआ था, जब रूस से क्राइमिया को जोड़ने वाला कर्ज ब्रिज उड़ाया गया था। और यूक्रेन का दावा है कि इस बार भी रूस ने कीव को बर्बाद करने के लिए ईरान के ड्रोन ही भेजे थे, जो 1-2 नहीं बल्कि 21 थे, जिनमें 16 को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन ने जानकारी दी कि रूस ने पूरी रात कीव पर हमला किया और उसके ड्रोन लगातार कीव पहुंचते रहे, जो कीव की 2 बड़ी इमारतों से टकराए, जिसके बाद वो इमारतें भरभरा कर गिर गईं और उनके मलबे में कई लोग दब गए। 4 लोगों की मौत की भी खबर है। यानी ईरान के ड्रोन एक बार फिर कीव पर कहर बनकर टूटे। कीव यूक्रेन की राजधानी है और रूस से करीब 4,500 किलोमीटर दूर है, जहां रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया, वो भी जापान के पीएम फुमियो किशिदा के वहां से निकलने के कुछ घंटे बाद। किशिदा भारत से निकलकर अचानक यूक्रेन पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूक्रेन का साथ देने का भरोसा दिया। उनका यूक्रेन दौरा तब हुआ जब शी जिनपिंग रूस में थे। मतलब एक तरफ चीन और रूस के बीच बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जापान और यूक्रेन के बीच। लेकिन शी जिनपिंग के रूस से और फुमियो किशिदा के यूक्रेन से निकलने के बाद पुतिन पुराने तेवर में लौट आए। और एशिया के दोनों बड़े नेताओं के रूस और यूक्रेन से निकलते ही उन्होंने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। मतलब पुतिन ने यूक्रेन को बता दिया कि वो नहीं रुकेंगे, जब मन करेगा तब कीव पर अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने शी जिनपिंग के जाने के बाद 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और कीव को बर्बाद करने 21 ड्रोन भेज दिए। उधर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पुतिन को चुनौती दे दी। वो एक दिन पहले ही अचानक यूक्रेन दौरे पर राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन को ललकारने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। फुमियो किशिदा और जेलेंस्की के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में मौजूद हैं। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया।
इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को खुलकर चुनौती दे दी कि वो उनकी किसी भी धमकी से नहीं डरेंगे। जापान के प्रधानमंत्री को पुतिन को आंख दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक दिन पहले ही रूस ने उसे डराने के लिए अपने बॉमर उसकी सीमा के नजदीक भेज दिए थे। खबर के मुताबिक रूस के 2 Tu-95MS ने जापान की हवाई सीमा के करीब जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी। और ये रूस के वो बॉमर हैं जो परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं। कहा जा रहा है कि इन बॉमर को जापान के नजदीक भेजकर पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर जापान ने यूक्रेन का साथ दिया तो उसका भी अंजाम बुरा होगा। लेकिन फुमियो किशिदा पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वो कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद बूचा शहर भी गए, जहां रूसी सेना पर नरसंहार करने का आरोप लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने रूस और चीन को ये संदेश दे दिया कि वो जरूरत पड़ने पर इन दोनों देशों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। असल में पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन दोनों के साथ पुराना विवाद है। इसी वजह से ये दोनों देश मिलकर जापान को घेरने में जुटे हैं। यही नहीं, पिछले साल के अंत में रूस और चीन ने जापान सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर उसे डराने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद जापान ने पहली बार अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा दिया। इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ घातक हथियारों की बड़ी डील भी कर ली। लेकिन पुतिन तब जापान पर और भड़क गए जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ दिया। इसी वजह से जापान पुतिन के निशाने पर है। इस बीच फुमियो किशिदा के यूक्रेन पहुंचने से ज़ेलेंस्की की भी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने इस मुलाकात का वीडियो खुद जारी किया। वहीं जापान के पीएम ने उन्हें मई में होने वाली दुनिया के 7 विकसित देशों के समूह G7 की बैठक में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। इस बैठक की मेजबानी जापान कर रहा है। खबर है कि ज़ेलेंस्की इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इधर राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक झूला कई फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, झूले में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी झूला ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें झूला काफी ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आता दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी झूले में लगी केबल टूट गई और वो तेजी से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गनीमत ये रही कि इतने भीषण हादसे के बाद भी सभी की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में हुआ। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप से कई लोगों की मौत हो गई। मंगलवार की रात आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई, जिससे जमीन थर्रा उठी। भूकंप के तेज झटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए। इस दौरान घबराए हुए लोग घरों से बाहर निकलकर खुली जगहों की ओर भागते नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां भूकंप से अलग अलग जगहों पर कई मकान जमींदोज हो गए और भूकंप ने पाकिस्तान में 11 लोगों की जान ले ली। वहीं अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भूकंप से वहां 4 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि जनता के बाद अब सेना ने भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में वहां की वायुसेना के पायलट और जवान न्यायिक प्रणाली में फेरबदल के विरोध में सड़क पर उतर सकते हैं। जबकि कुछ रोज पहले ही दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक F-15 थंडरबर्ड को उड़ाने वाले पायलटों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौरान इजरायल की वायुसेना के 37 पायलटों ने विद्रोह कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना भी कर दिया था। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के उस कदम का विरोध किया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। और अब इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में वायुसेना के जवान और पायलट विद्रोह कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि पायलटों का ये विद्रोह नेतन्याहू के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं पायलटों के दम पर इजरायल ने कई बड़े सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। लेकिन अब इजरायल की वायुसेना के वही पायलट नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी में है, जो कि ईरान से बढ़ रहे तनाव के बीच नेतन्याहू के लिए बुरी खबर साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए नेतन्याहू ने कई बार हवाई हमलों की धमकी दी। और उन्होंने यह हुंकार भरी कि उनके घातक लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन नेतन्याहू की ये धमकी अब हवा में उड़ती दिख रही है, क्योंकि उनके लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट उनकी नीतियों से नाराज हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नेतन्याहू की ईरान पर हमले की योजना धरी की धरी रह जाएगी। इधर पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा राज्य के सभी एयरपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया गया ताकि वो पंजाब से बाहर न भाग सके, क्योंकि पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह अपने साथियों की मदद से पंजाब के ही किसी इलाके में छिपा बैठा है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को अमृतपाल सिंह भेष बदलकर फरार हुआ था।
इसके लिए वो जालंधर से करीब 60 किलोमीटर दूर मौजूद एक गुरुद्वारे पहुंचा था, जहां वो करीब 1 घंटे रुका था। उसने ग्रंथी के बेटे के कपड़े पहने और फिर वहां से मोटरसाइकिल से भाग निकला था। अमृतपाल के अलावा उसके 3 सहयोगी भी थे जिसने कपड़े बदले और एक सहयोगी था जिसने कपड़े नहीं बदले। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने पुलिस को बताया कि अमृतपाल और उसके साथियों ने बंदूक की नोक पर उन्हें धमकाया और 1 घंटे तक बंधक बनाकर भी रखा था। और पुलिस के मुताबिक उस दौरान अमृतपाल ने ग्रंथी के फोन से ही हरियाणा के रेवाड़ी में रहने वाले एक आदमी से बात की थी, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अमृतपाल सिंह का नाम तब सामने आया था जब उसने पिछले महीने अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला बोल दिया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल का पीछा भी किया था, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। भागने के दौरान उसकी गाड़ी एक टोल प्लाजा से गुजरती भी दिखाई दी। पुलिस के मुताबिक भागने के दौरान अमृतपाल सिंह पहले जालंधर से मोगा की तरफ जा रहा था। पुलिस की तरफ से वहाँ नाकेबंदी की गई थी, जिस वजह से उसने वहाँ से यू टर्न लिया और फिर वापस जालंधर की तरफ निकल गया था। पुलिस का कहना है कि वो आखिरी बार नंगल अम्मिया गांव में मौजूद गुरुद्वारे में दिखा था और उसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मोटरसाइकिल और कार भी बरामद कर ली। लेकिन अमृतपाल सिंह का कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि पुलिस उसके साथियों से पूछताछ में जुटी है। यही नहीं, विदेशी फंडिंग मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी पूछताछ की गई है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल की पत्नी खालिस्तान से जुड़ी कई रैलियों में हिस्सा ले चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल विदेश भाग सकता है, इसीलिए नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। उसे पकड़ने के लिए राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। और इस बीच पंजाब से अमृतपाल सिंह का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस उसकी गाड़ी का पीछा करती नजर आई। ये वीडियो 18 मार्च का बताया जा रहा है, जिसमें अमृतपाल सिंह की गाड़ी मोगा से जालंधर की तरफ जाती दिखाई दी। उसकी गाड़ी के पीछे उसके साथियों की भी कारें दिखाई दी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां भी पीछे लगी थी, लेकिन पुलिस की गाड़ियों को छकाते हुए अमृतपाल फरार हो गया था। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मौजूदा हालात पर तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और कोरोना पर सतर्कता बरतने की सलाह दी, क्योंकि एक बार फिर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मामले अब 7,000 के पार पहुंच चुके हैं। उधर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए नई साजिश रची। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साजिश को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रचा गया, जहां आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कई टॉप कमांडर और आईएसआई के बड़े अधिकारी एक बैठक में शामिल हुए। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन के वजूद को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही ये फैसला भी लिया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जितने भी घर हैं, हर घर से एक शख्स हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल किया जाएगा, ताकि वहां के जवानों को जबरन भर्ती करके कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए भेजा जा सके। इसके अलावा ये खबर भी सामने आई कि हिजबुल मुजाहिदीन को फिर से खड़ा करने के लिए आईएसआई ने उसे पूरी मदद का भरोसा दिया है। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी पीओके में जिहाद के नाम पर लोगों से जबरन वसूली का काम भी शुरू कर चुके हैं और वहां के कई गांवों के लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा समर्थन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को यह फरमान भी जारी किया कि वो एलओसी के करीब के गांवों में किसी अनजान शख्स से रिश्ता न बनाएं और बहुत सावधानी से काम करें। असल में पिछले कई साल से चल रहे भारतीय सेना के अभियानों ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को लगभग खत्म कर दिया है। ऐसे में उसका प्लान यह है कि वो पीओके के हर घर से एक शख्स को मुजाहिद बना सके, यानी जिहाद के नाम पर अपने संगठन में भर्ती कर सके। ऐसा करके वो धीरे धीरे लोगों का समर्थन जुटाकर खुद को दोबारा खड़ा करना चाहता है और इस काम में पाकिस्तान पूरी तरह उस आतंकी संगठन के साथ है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जबरन लोगों को भर्ती करने के फरमान से उसके खिलाफ पीओके में गुस्सा भड़क चुका है। इधर कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उनके उस बयान पर भड़क गई जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उंगली उठाई थी। वैसे ममता बनर्जी खुलकर कह चुकी हैं कि 2024 में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार तो उन्होंने ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे विपक्षी एकता के धागे खुल जाएंगे, क्योंकि ममता ने खुलकर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उंगली उठा दी। वो मुर्शिदाबाद में पार्टी की एक बैठक में फोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने इसी दौरान ये बयान दिया।
जिसके बाद कांग्रेस का पारा चढ़ गया। कौन कहलवा रहा है ये समझिए, क्या कह रही हैं वो तो सब सुन रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे आने के बाद से ही ममता कांग्रेस से नाराज है, लेकिन अब वो राहुल गांधी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राहुल को जबरदस्ती हीरो बनाने का आरोप लगाया। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस की राह में ममता एक बड़ा कांटा बन गई है, जिससे बीजेपी का रास्ता आसान हो रहा है। इस बीच गुजरात के खेड़ा में मुस्तफा नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस पर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप था, जिसे करीब 1.25 साल चली सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। धमकी दी थी कि किसी को बताएगी तो तेरी माता को और तेरी बहनों को मैं मार दूंगा। मुस्तफा पर आरोप था कि उसने अपनी सौतेली बेटी का 5 महीने तक रेप किया। उधर EU यानी यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले देने का फैसला किया। हालांकि ये गोले अगले 1 साल में यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिसके लिए यूरोप के देश बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में एक बैठक हुई, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में रूस के साथ जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन में गोला बारूद की कमी पर सभी देशों ने चिंता जताई। इसी बैठक में ये तय हुआ कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर यूक्रेन को अगले 12 महीनों में 10 लाख तोप के गोले देंगे, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की युद्ध में पुतिन के हमलों का जवाब दे सकेंगे। ऐसे में मदद का ऐलान होते ही देर किए बिना यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके यूरोप के देशों को धन्यवाद दिया और उनके इस फैसले को गेम चेंजर बताया। इससे पहले यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर चुका है। इस बीच नेटो ने सदस्य देशों से रक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ाने को कह दिया, क्योंकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च में कटौती की। और इसीलिए नेटो के प्रमुख ने साफ शब्दों में कह दिया कि लापरवाही ठीक नहीं होगी, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है तब से नेटो देशों के ऊपर खतरा बढ़ा है। असल में नेटो के देश जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को हथियारों की मदद भेज रहे हैं। इसीलिए पुतिन लगातार ये धमकी देते आए हैं कि अगर ये हथियार रूस के लिए खतरा साबित हुए तो इसकी बड़ी कीमत नेटो देशों को चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि नेटो के प्रमुख ने रक्षा क्षेत्र में कटौती करने वाले देशों को चेताते हुए तुरंत खर्च बढ़ाने को कहा। हालांकि 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही नेटो के देशों ने रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च में बढ़ोतरी की है। इधर दिल्ली में पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाघ की खाल को बेचने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन आए थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही उनके पास से 2 बाघों की खाल भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई गई। उधर पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता आतिफ मुंसिफ खान की कार पर रॉकेट हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि वो पाकिस्तान के एबटाबाद जिले में हवेलिया तहसील के मेयर थे और आतिफ मुंसिफ खान को एबटाबाद में PTI यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े नेताओं में गिना जाता था। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वो अपने समर्थकों के साथ किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान घात लगाकर उनकी कार पर रॉकेट दाग दिया गया, जिसके बाद कार आग की लपटों से घिर गई। हमले की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने कार में लगी आग पर काबू पाया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में आतिफ मुंसिफ समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इस बीच दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल दाग दी। ये दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास जारी है और किम इस सैन्य अभ्यास को लेकर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की इस करीबी को किम जोंग उन अपने लिए खतरे के तौर पर देखते हैं। इसलिए वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इस मिलिट्री ड्रिल का पहले से विरोध करते आए हैं। लेकिन दावा है कि जब किम की धमकियों के बावजूद ड्रिल नहीं रोकी गई तो खौफ बनाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट भी किया। और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने इस बार कई क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक किम की नई मिसाइलें जापान सागर की ओर दागी गई। हालांकि जापान ने उन मिसाइलों के अपनी सरहद में गिरने की पुष्टि नहीं की, लेकिन किम के इस एक्शन के बाद दक्षिण कोरिया की सेना को अलर्ट कर दिया गया। उत्तर कोरियाई सीमा वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन दक्षिण कोरिया ने यह साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया के उकसावे के बावजूद वो अमेरिका के साथ जारी अपने सैन्य अभ्यास को नहीं रोकेगा और उसे तय कार्यक्रम के हिसाब से ही पूरा किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के धार में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसने वहां मौजूद लोगों की मदद से तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और पिंजरे में बंद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया। उधर खबर है कि पुतिन से मिलने रूस पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पुतिन ने ना कह दिया। बताया गया कि शी जिनपिंग ने पुतिन से युद्ध खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन पुतिन ने चीन का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। यानी 1 साल से जारी यूक्रेन के युद्ध पर पुतिन तो फुल स्टॉप नहीं लगाने वाले।
वो जब तक यूक्रेन को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक उस पर बम, गोले और मिसाइल बरसाते रहेंगे। पर यह भी कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि चीन ने पुतिन के आगे शांति प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पेश किया था। पूरी दुनिया जानती है कि चीन इस जंग में पुतिन के साथ खड़ा है। रूस की तरह वो भी इस लड़ाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पुतिन के साथ ताजा मीटिंग में भी चीन ने रूस के साथ मिलकर एशिया में नेटो को टक्कर देने की बात कही। ऐसे में फिर भी रूस का यूक्रेन से लड़ाई रुकवाने का प्लान पेश करके उसने बस अपने आप को शांति दूत दिखाने की कोशिश की। इस बीच दिल्ली में उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को भी राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला अपने परिवार में पद्म पुरस्कार पाने वाले चौथे सदस्य बन गए, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। इससे पहले उनके परदादा घनश्याम दास बिरला को पद्म विभूषण मिल चुका है, जबकि उनके दादा को पद्म भूषण और उनकी मां राजश्री बिरला को भी पद्म भूषण मिल चुका है। उधर आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मिलने के बाद श्रीलंका ने भारत को शुक्रिया कहा। भारत और चीन ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है और भारत शुरुआत से ही श्रीलंका को IMF से मदद मिलने की वकालत कर रहा था। इसलिए जब IMF ने श्रीलंका को आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया तो राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत का धन्यवाद करना नहीं भूले। श्रीलंका अपनी आजादी के 7 दशकों का सबसे बुरा आर्थिक संकट झेल रहा है। वो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में IMF ने श्रीलंका को $290 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 24,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि श्रीलंका को IMF से ये मदद बहुत पहले ही मिलने वाली थी। देरी इसलिए हुई क्योंकि श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला चीन अड़ंगा लगा रहा था और भारत श्रीलंका को मदद मिलने की पैरवी कर रहा था। इतने फंदों में झूलकर भी प्राण हैं बाकी, गोया हमारे कई इम्तिहान हैं बाकी। 100 बात की एक बात कही मानव ने, आग तो दूर दिया भी नहीं जला घर में, अभी धुएं के कई आसमान हैं बाकी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।